ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि मार्शल आर्ट में सबसे कमजोर था और एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं। उस दुनिया में एक कमजोर लड़का अपनी फैमिली के साथ कैसे रहेगा। लेकिन इस लड़के की किस्मत चमक जाती है जब उसको एक फेयरी मिलती है जो इस लड़के की कमजोर बॉडी को एक डिवाइन बॉडी के अंदर चेंज कर सकती है, जिसकी हेल्प से ये लड़का ट्रेनिंग करके एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है इस पूरी दुनिया का। स्टोरी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से एक काफी बड़ा ड्रैगन बाहर निकल रहा था जिसकी पूरी बॉडी ठंडर से कवर थी और वो ड्रैगन यहाँ पर ज्यादा तबाही मचाए उससे पहले यहाँ पर हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर आ जाता है जिसने अपने फेस पर एक मास्क लगा रखा था और वो इस ड्रैगन से फाइट करना शुरू कर देता है। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर ड्रैगन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर रहा था। ड्रैगन की बॉडी भी काफी ज्यादा मजबूत होती है और ड्रैगन के एक ही अटैक से ये मार्शल आर्टिस्ट पीछे जाकर गिरता है। उसके बाद ड्रैगन अपने मुंह के अंदर एक एनर्जी बॉल को क्रिएट कर रहा था जिसको हमारे हीरो ने स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके रोक लिया होता है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच रही थी और ड्रैगन फिर एक लड़की के अंदर चेंज हो जाता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर फाइट कर रहा था और वो अपनी कहानी यहाँ पर सुनाना शुरू करता है और बोलता है कि ये कहानी है स्काई मार्शल कॉन्टिनेंट की, जहाँ पर सबके पास एक मार्शल बॉडी होती है जिसके अंदर आग, पानी, हवा और ठंडर जैसी पावर्स मिल सकती है किसी को भी। और ये पॉसिबल होता है स्काई मार्शल वॉर्टेक्स नाम की चीज से जो कि मार्शल बॉडी के अंदर तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन क्या होगा उस लड़के का जो कि बिना मार्शल बॉडी के पैदा हुआ है। हाँ, ये कहानी मेरी है। मेरा नाम है फेंग हाओ। मैं यूलान सिटी के अंदर रहता हूँ। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है यूलान सिटी का, जहाँ पर फेंग हाओ एक पेड़ के ऊपर अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था। ऐसा करते हुए उसके हाथों से खून भी निकल रहा होता है, लेकिन वो पेड़ के ऊपर अटैक करना नहीं छोड़ता। फेंग हाओ यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में था और उसके गुस्से का रीजन होता है उसके फादर की बेइज्जती। सारी बात ये है कि एक डोंग फेंग नाम के हाई रैंक मास्टर के पास फेंग हाओ का फादर, जिसका नाम चैन था, वो फेंग हाओ को कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए लेकर गया था। और फेंग हाओ के सपोर्ट में उसकी दोस्त वान जिन भी थी। लेकिन वान जिन का फादर और डोंग फेंग यहाँ पर फेंग हाओ की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे क्योंकि फेंग हाओ के पास में कोई भी मार्शल बॉडी नहीं है और काफी सालों की ट्रेनिंग करने के बाद भी वो एक लो रैंक का मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बन पाया। फेंग हाओ के फादर चैन का मार्शल आर्ट लेवल था मिड लेवल पर और ये अपनी एक छोटी सी फैमिली के लीडर भी थे। और इन्हीं बातों के बीच में डोंग फैन फेंग हाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चैन उसको आकर यहाँ पर बचा चुका था। लेकिन डोंग फैन अब सीधे चैन के ऊपर ही अटैक कर देता है और दोनों के मार्शल आर्ट लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस था क्योंकि डोंग फैन एक हाई लेवल का था और चैन एक मिड लेवल का, जिस वजह से चैन यहाँ पर पीछे हो जाता है और वो इंजर्ड भी हो गया था। वान जिन चैन की हेल्प करने का सोचती है लेकिन उसके फादर उसको जाने नहीं देते और डोंग फैन अपने स्नो पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है जबकि चैन ने अपने क्लाउड थंडर का इस्तेमाल किया था। और इन दोनों के अटैक जब आपस में टकराते हैं तो उसका रिजल्ट होता है कि चैन की इंजरीज और ज्यादा खराब हो गई थी और वो अब जमीन पर पड़ा हुआ होता है। फेंग हाओ को अपने फादर की ये हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो खुद के साथ में डोंग फैन से ये वादा करता है कि वो एक साल के अंदर डोंग फैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और उसको हरा कर दिखाएगा। डोंग फैंग यहाँ पर हंसने लगता है और वो फेंग हाओ से बोल रहा था कि तुम मुझे तभी हरा सकते हो अगर मैं अपना मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग छोड़ दूं हमेशा के लिए, लेकिन उसके चांसेस भी 0 है क्योंकि तुम इतने कमजोर हो कि एक बच्चा जिसने मार्शल आर्ट सीखा हुआ है वो भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है। और यही रीजन था कि फेंग हाओ इतने गुस्से में पेड़ के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और इतनी ट्रेनिंग करने के बाद और इतना इंजर्ड होने के बाद वो थक जाता है और यहाँ पर बैठ जाता है और वो सोच रहा था कि अगर उसके पास एक मार्शल बॉडी होती तो उसके साथ इतना बुरा नहीं होता और उसको इतनी बेइज्जती का सामना करना नहीं पड़ता। और तभी उसको अपने बचपन के दिन याद आते हैं। बचपन में भी फेंग हाओ जब अकेले ट्रेनिंग किया करता था तब वान जिन उसकी हेल्प करने के लिए आती थी। फेंग हाओ यहाँ पर वान जिन को काफी पसंद करता था जिसकी वजह से वान जिन के बारे में याद करते हुए वो यहाँ पर मोटिवेट हो जाता है और दोबारा से ट्रेनिंग करने लग जाता है। और यहीं से फेंग हाओ की किस्मत चमकने वाली थी क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए बैठा था तो उसकी बॉडी ग्लो करना शुरू कर देती है और उसके अंदर से एक फेयरी बाहर निकलती है जो कि फेंग हाओ से बोल रही थी, हेलो, मेरा नाम स्पार्की है और तुम बिना मार्शल बॉडी के पैदा हुए हो, इसलिए आज से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी एक वॉइड मार्शल बॉडी बन सकती है और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारी बॉडी डिवाइन बॉडी के अंदर भी चेंज हो जाएगी। लेकिन उसका एक खतरा है कि जैसे ही तुम्हारी ये दोनों बॉडी एक्टिवेट होगी तो तुम ज्यादा दिनों के लिए जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन वॉइड मार्शल डिवाइन बॉडी तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग बनाने में तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। जिंदा ना रहने की बात सुनकर फेंग हाओ थोड़ा हेजिटेट करता है, इसलिए स्पार्की को लगता है कि फेंग हाओ उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, इसलिए वो वापस यहाँ से सोने के लिए जा रही थी। बट फेंग हाओ ने अब ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए वो अपना बदला 1 साल के अंदर जरूर लेगा, इसलिए वो यहाँ पर स्पार्की
स्पार्की को जाने नहीं देता और उसको अपनी बॉडी से दूर कर देता है। और स्पार्की बताती है कि जब इस यूनिवर्स को क्रिएट किया गया था तब गॉड नोवा ने सारे लोगों को एक मार्शल बॉडी दी जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट की पावर्स थी, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास मार्शल बॉडी नहीं पहुंच पाई और उन लोगों की हेल्प करने के लिए ही गॉड नोवा ने मुझे बनाया। और मैं यहाँ पर तुम्हारा एक टेस्ट लेने वाली हूँ। अगर तुम इस टेस्ट को पास करोगे तो तुम्हारा स्काई मार्शल वॉर्टेक्स ओपन हो जाएगा और फेल होने पर मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगी और तुम हमेशा एक लूजर ही रहोगे। फैंग हाओ इसके लिए मान जाता है। अभी मेरी वॉइस चेंज लग रही होगी आपको क्योंकि ये मैं दूसरे टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। खैर स्टोरी के अंदर जब फैंग हाओ की ट्रेनिंग हो रही थी तब स्पार्की ने यहाँ पर काफी सारे इल्यूजन्स को क्रिएट कर दिया था जिसमें फैंग हाओ के अपने लोग और उसके दुश्मन भी शामिल थे। और यहाँ पर फैंग हाओ के माइंड का टेस्ट हो रहा था। ये सारे लोग फैंग हाओ को लूजर और फेलियर बोल रहे थे और स्पार्की इन इल्यूजन्स का इस्तेमाल करके फैंग हाओ को डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फैंग हाओ इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने इल्यूजन्स को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे खुश होकर स्पार्की फैंग हाओ का मार्शल वॉर्टेक्स ओपन करने में उसकी हेल्प करने लगती है। और वो फैंग हाओ से बोल रही थी कि अपना माइंड क्लियर करो और अपनी एनर्जीज पर फोकस करो। फैंग हाओ जब स्पार्की की बात सुनकर फोकस करना शुरू करता है तो उसका स्काई मार्शल वॉर्टेक्स ओपन हो गया था। अभी फिर से आवाज चेंज लग रही होगी क्योंकि मैंने माइक लगाया है। स्काई मार्शल वॉर्टेक्स ओपन होने की वजह से यहाँ से फैंग हाओ की एक नई जर्नी शुरू होगी और फैंग हाओ ये गुड न्यूज बताने के लिए अपने फादर के पास में जाता है, जहाँ पर सबसे पहले उसकी मदर उसे मिलती है और वो उसे बताती है कि डोंगफेन के साथ हुए फाइट के बीच में चैन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है और जिस फैमिली का लीडर था चैन, उस फैमिली ने भी चैन को निकाल दिया जिसकी वजह से चैन को मेडिसिन नहीं मिल रही है। ये सुनकर फैंग हाओ को समझ में आता है कि ये सब चीजें उसकी फैमिली के एल्डर कर रहे हैं, इसलिए वो उनके पास चला गया था। फिर हमें फर्स्ट एल्डर के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, जो कि है रेन, जो कि मिडिल रैंक का मार्शल मास्टर है और उसका फादर साथ ही में फर्स्ट एल्डर। तभी यहाँ पर फैंग हाओ आता है जो कि फर्स्ट एल्डर से पूछ रहा था कि आप मेरे फादर को मेडिसिन क्यों नहीं दे रहे। तो फैंग हाओ की बातों का रिप्लाई करते हुए रेन बोल रहा था कि तुम्हारे फादर और तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो जो कि हमारी फैमिली को संभाल पाओ और तुम तो खुद एक वीक हो। ये सुनकर फैंग हाओ को गुस्सा आता है और वो रेन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन रेन की मार्शल पावर्स फैंग हाओ से काफी ज्यादा थी, इसलिए वो आसानी से फैंग हाओ को एक किक मार के पीछे कर देता है। और एल्डर इन दोनों की फाइट के बीच में आकर फैंग हाओ से बोल रहे थे कि जो मेडिसिन और हर्ब तुम्हारे फादर को देनी थी वो मैं रेन को दे चुका हूँ, ताकि आगे आने वाले जूनियर ट्रायल के अंदर रेन हमारी फैमिली को जिता सके। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी फैमिली को पहले वाली इज्जत दी जाए तो तुम्हें उस जूनियर ट्रायल के अंदर जीतना पड़ेगा। ये मेरी एक शर्त है जिसको अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारा फायदा है और हारने पर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फैंग हाओ के लिए ये शर्त जीतना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो इसको मान जाता है और यहाँ से चला जाता है। फैंग हाओ के जाने के बाद ली फर्स्ट एल्डर से पूछ रहा था कि आपने फैंग हाओ के सामने ये शर्त क्यों रखी। तो एल्डर बताता है कि फैंग हाओ की मार्शल पावर्स बिल्कुल जीरो है और इस बात के पूरे चांसेस है कि वो ट्रायल के अंदर हार जाएगा, जिसकी वजह से फैंग हाओ को हमारी मेन फैमिली से निकालने के लिए हमें एक अच्छा बहाना मिल जाएगा। ये प्लान रेन और ली को काफी पसंद आता है और फैंग हाओ बाहर जाते हुए ये सोच रहा था, यार मैंने एल्डर को तो चैलेंज कर दिया, लेकिन मैं इस कंपटीशन को कैसे जीतूंगा। और तभी उसकी बॉडी के अंदर से स्पार्की निकलती है जो कि उससे बोल रही थी कि कंपटीशन को जीतने के लिए तुम्हारी मार्शल पावर मिड रैंक पर होनी चाहिए और अगर तुम इतनी जल्दी प्रोग्रेस करोगे तो तुम्हारी बॉडी कमजोर है, इसलिए वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। इस बात का रिप्लाई करते हुए फैंग हाओ बोल रहा था कि अगर मेरे अंदर मार्शल डिवाइन बॉडी भी एक्टिवेट होती है तो मेरी जान जाने का खतरा काफी है, इसलिए अपनी फैमिली को वापस इज्जत दिलाने के लिए मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। और स्पार्की को खुश करने के लिए वो यहाँ पर मीट भी देता है, जिसके बदले में थोड़े टाइम बाद स्पार्की फैंग हाओ को टाइगर मूवमेंट फर्स्ट फॉर्म नाम की टेक्निक देती है, जो कि एक ब्लैक टेक्निक थी, यानी कि काफी रेयर, इतनी रेयर कि फैंग हाओ की पूरी फैमिली मिलकर सिर्फ एक नॉर्मल लेवल की येलो टेक्निक ही हासिल कर पाई थी। और स्पार्की बोलती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं इतनी रेयर ब्लैक टेक्निक तुम्हें दे रही हूँ, अब जल्दी से इसको सीखना शुरू करो और डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। स्पार्की की बात सुनकर फैंग हाओ भी मोटिवेट हो जाता है। स्पार्की फैंग हाओ से बोलती है कि अच्छी बात है, ट्रेनिंग करो, अकेले करो, मैं तो सोने जा रही हूँ। और स्पार्की के सोने के बाद काफी दिन बीतते जाते हैं और फैंग हाओ अकेले ट्रेनिंग करने पर ध्यान दे रहा था। टाइगर मूवमेंट फर्स्ट फॉर्म से फैंग हाओ की स्पीड काफी तेज हो जाएगी और फैंग हाओ यहाँ पर अकेले ट्रेनिंग कर रहा था, जिसकी वजह से उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो यहाँ पर बहुत बार फेल भी हो रहा था। और फैंग हाओ अपनी ट्रेनिंग को बंद करना नहीं छोड़ता और स्पार्की भी उसकी काफी हेल्प करती है, इतना कि रात में घर लौटते टाइम फैंग
फेंग हाओ के हाथ पैर भी काम नहीं करते। स्टिल वो साइटामा की तरह ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है और ट्रेनिंग करते हुए वो एक पेड़ के ऊपर पंच मार देता है जिसपे स्पार्की बैठी हुई थी और वो अब नीचे गिर जाती है। वेल, इतने दिनों की मेहनत के बाद फाइनली फेंग हाओ एक लो रैंक के डिसाइपल जितना पावरफुल बन गया था और अपनी बॉडी के अंदर पहली बार इतनी एनर्जी को सेंस करके वो काफी ज्यादा खुश होता है। पूरे यूलान शहर के अंदर ये बात फैलने लगती है कि फेंग हाओ जो कि सबसे कमजोर था वो अब लो रैंक का डिसाइपल बन गया है। वेल, कुछ लोग बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारे यंग मास्टर हु को कभी नहीं हरा पाएगा जो कि हाई लेवल के मार्शल मास्टर हैं। ये सारी न्यूज सुनकर कुछ लो रैंक के डिसाइपल्स अब फेंग हाओ को बुली करने के लिए आ गई थी और वो फेंग हाओ और उसकी फैमिली को काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन फेंग हाओ अब उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको तो ट्रेनिंग पर ध्यान देना था। बट ये लोग फेंग हाओ से फाइट करने के लिए खुद ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और फेंग हाओ के सामने तो नॉर्मल डिसाइपल्स टिक भी नहीं पाते क्योंकि वो एक एक करके अपनी टाइगर मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके सबको नीचे गिरा चुका था। और इन सारी बुलीज का सीनियर जिसका नाम है यांग लाओ वो भी फेंग हाओ की तरह एक लो लेवल का डिसाइपल है। लेकिन फेंग हाओ के पास एक एडवांटेज था और वो था टाइगर मूवमेंट टेक्निक जो कि काफी रेयर होती है, जिसकी वजह से जब इन दोनों की फाइट शुरू होती है तब मार्शल पावर बराबर होने के बाद भी फेंग हाओ के पास एक रेयर टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल करके वो यांग लाओ को आसानी से ओवर पावर कर देता है। लेकिन फेंग हाओ यहाँ पर यांग लाओ को पूरी तरीके से खत्म नहीं करता क्योंकि वो चाहता था कि जूनियर ट्रायल के अंदर वो यांग लाओ को सबके सामने पेले। और यांग लाओ भी यहाँ से जाते हुए फेंग हाओ को बोल चुका था कि बेटा जूनियर ट्रायल के अंदर तुम्हारी हालत में बहुत ज्यादा बेकार करने वाला हूँ। वेल, फेंग हाओ ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने करंट वर्जन से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, इसलिए वो अपने घर जाने के लिए यहाँ से शांति से चला जाता है। और फिर कुछ और दिन बीत जाते हैं और फेंग हाओ अपने घर पर ट्रेनिंग कर रहा था जबकि स्पार्की किसी भुक्कड़ की तरह मीट खाने में लगी हुई थी। और अभी हम फेंग हाओ की पावर्स को पहले से ज्यादा देख पाते हैं और मीट खाते हुए स्पार्की फेंग हाओ से बोलती है कि अगली बार जब हम मार्केट में जाएंगे तो मुझे 10 मीट दिलवाना। फेंग हाओ बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 5 ही दिलवाऊंगा। वेल, स्पार्की यहाँ पर फेंग हाओ से जिद करने लगती है। तभी फेंग हाओ काफी ज्यादा कमजोर फील करता है और वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। फेंग हाओ की ऐसी हालत देखकर स्पार्की उसको चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इतनी मेहनत के बाद फेंग हाओ मिडिल रैंक का मार्शल मास्टर बन गया है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इतनी एनर्जी को संभाल पाए, इसलिए वो उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक कंडीशन में है। और फेंग हाओ बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मुझे किसी भी कीमत पर जूनियर ट्रायल को जीतना है और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 5 मीट खरीद कर दूंगा। फेंग हाओ की इतनी डेडिकेशन देखकर स्पार्की खुश हो जाती है और वो फेंग हाओ से बोलती है 5 से कुछ नहीं होने वाला, छोटी सी हूँ लेकिन ज्यादा खाती हूँ, तुम्हें मुझे ज्यादा खरीद कर देना पड़ेगा। और फेंग हाओ को स्पार्की की जिद के सामने झुकना पड़ता है और स्पार्की बोलती है कि तुम्हें एक हीलिंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी जिसका इस्तेमाल करके तुम अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, जिससे तुम्हारी मार्शल पावर के साथ में तुम्हारी बॉडी खुद को संभाल पाएगी। और फेंग हाओ बोलता है कि मैं ये टेक्निक कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो है ही नहीं। तो स्पार्की फेंग हाओ को एक डिवाइन हीलिंग स्किल की बुक निकाल कर देती है जिसको देखकर फेंग हाओ खुश हो जाता है क्योंकि वो अपनी पावर्स को अब और ज्यादा बढ़ा सकता है और उसकी बॉडी भी इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगी हीलिंग स्किल की वजह से और वो जूनियर ट्रायल के अंदर अपने सारे दुश्मनों का मुंह बंद कर देगा अपनी पावर्स की वजह से। इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना और ये सीरीज कैसी लग रही है वो भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मेरा मतलब थैंक्स फॉर वॉचिंग।